Good afternoon, students. So today we will start our next topic of this chapter, and our topic is types of economies. Okay, so yes, so let's start. So in our previous lecture, we have already discussed about what is economic planning. Okay, and economic planning means utilization of a country's resources in different development activities in accordance with national priorities. Planning Commission, according to Planning Commission. Okay. So ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं and in India the idea of economic planning became a reality with the setting up of planning commission in 1950 under the chairperson of Professor Mahalanobis. And then we have already discussed about this topic also. So economic and social spheres of comprehensive planning. Okay. So next we studied about the need for planning in India. हमने इंडिया में हमें प्लानिंग करने की क्यों जरूरत पड़ी, हमें क्यों जरूरत है, क्यों जरूरत पड़ी, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया था. क्योंकि हमारे पास क्या थे, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स होते हैं, उसके लिमिटेड अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं. तो हमें प्लानिंग की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस टाइम पर जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए, हमारी जो इकोनॉमी थी वो एक बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी थी, और उसको पुश करने के लिए, ठीक है, उसको चलाने के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी. और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स थे वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के पर्पज से काम करते हैं, इसीलिए वहां पर वो इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करते. तो जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है ये सपोर्ट करना बहुत जरूरी था. तो इसलिए प्लानिंग की इंडिया में जरूरत पड़ी कि कैसे जो है हम अपनी स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी को कैसे इसे आगे लेकर जा सके, कैसे इसे वाइब्रेंट बना सके, कैसे हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके. So students, now we will discuss the directive planning and comprehensive planning. So what is directive planning? Actually हम थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था ये कि directive planning refers to a system in which planning is introduced just to direct the forces of supply and demand so that the system doesn't go wayward from the state of equilibrium. यानी डायरेक्टिव प्लानिंग जो है वो एक ऐसे सिस्टम को दिखाता है जिसके अंदर क्या है, मतलब आपके पास हम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की हमारी डायरेक्ट फोर्स चलती है. ओके, वैसे आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि एक तरीके से ये हमारी कौन सी इकोनॉमी है, मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. ओके, जहाँ पर फ्री फोर्स चलती है और यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम से आप बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमने जैसे माइक्रो में डिस्कस किया है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर मार्केट की फ्री फोर्स चलती है, डिमांड एंड सप्लाई की, मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की फ्री फोर्स चलती है, और जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, अगर वहां से वो डिसइक्विलिब्रियम भी हो जाता है तो वो अगेन अपनी उस ऐसी फोर्स चलती है, फ्री फोर्स चलती है मार्केट में कि वापस वहीं पहुंच जाते हैं. तो ये इक्विलिब्रियम से दूर ना जाने के लिए है. सो इन सच ए प्लानिंग देर इज नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ. स्टेट की कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होती इसके अंदर ग्रोथ के प्रोसेस में. एंड इट इज मोर लाइक डायरेक्टिंग द प्राइवेट सेक्टर with regard to set of do's and don'ts so that the national interest doesn't suffer while individuals gains are allowed to be maximized. And directive planning is pursued in capitalist economy. ये मैंने आपको बताया, जिससे पता चल रहा है कि एक जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसी में ये डायरेक्टिव प्लानिंग चलती है. ओके, and in comprehensive planning, on the other hand, refers to a system in which government herself participates in the process of growth and development. ओके, तो ये वाली प्लानिंग कहाँ पर चलेगी आपकी, या तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में और दूसरी या मिक्स्ड इकोनॉमी में. ओके, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में. सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है, comprehensive planning is pursued in socialist economy as well as mixed economy. So in case of mixed economy, both private and public sector coexist as agent of growth, while individual gains are allowed to be maximized as under capitalism, and social gains are fostered through direct participation of the state as under socialism. So हम यहाँ हमारे पास डायरेक्टिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में से हमें ये तीन तरह की इकोनॉमीज
हमारे पास यहाँ हम देख रहे हैं एक तो कौन सी इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो अब जो है हम लोग किस चीज को डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, capitalist economy, socialist economy and the mixed economy. Okay, so our next topic is types of economies, capitalist, socialist and mixed economy. So actually students, every society has to answer 3 questions. Okay, हर एक सोसाइटी को ना क्या करना पड़ता है, 3 क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है, दे हैज टू आंसर दी 3 क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज, you know that, you know very well, first question is what to be, what is, yes, first question होता है what to produce, second is how to produce and third is for whom to produce. मतलब it means what goods and services should be produced in the country. Second, how should the goods and services be produced, and should producer use more human labor or more capital for producing things. क्योंकि how to produce में हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं ना कि कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी टेक्निक या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक. ओके, एंड हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल, लोगों के बीच में ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी. तो 3 तरह के, हर एक इकोनॉमी चाहे कोई भी, चाहे वो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी है, ये 3 क्वेश्चन तो हर किसी के सामने आते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ फॉर हुम टू बी प्रोड्यूस. तो 3 क्वेश्चंस के आंसर उनको देने ही पड़ते हैं. ओके, सो इन आवर फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, so one answer to this question is to depend on the market force of supply and demand. So in a market economy, yani also called capitalism या capitalist economy, only those consumer goods will be produced that are in demand. उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाता है इस इकोनॉमी में जो डिमांड में है. That is goods that can be sold profitable मतलब वही गुड्स पाएंगे जो डालने हो, जो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट में है चाहे वो फॉरेन मार्केट में है. मतलब प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमेशा प्रॉफिट मोटिव होते हैं सबके सब, क्योंकि फ्री फोर्स चलती है सब. जो इसमें ओनर्स होते हैं वो प्राइवेट ओनर्स होते हैं. ओके, तो सब अपनी मर्जी से, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अपना ओनर है, अपनी मर्जी से हर एक काम करता है, तो वो हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहेगा. Okay, so for example, if cars are in demand, so cars will be produced, and if bicycles are in demand, so bicycle will be produced, and if labor is cheaper than capital, अगर हमारे पास क्या है उस टाइम पर लेबर सस्ती है कैपिटल के कंपैरिजन, तो इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मोर लेबर इंटेंसिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन विल बी यूज्ड. So in a capitalist society, the goods produced are distributed among people not on the basis of what people need, but on the basis of purchasing power. इस इकोनॉमी के अंदर ये नहीं देखा जाता कि लोगों की जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन की जाए. किस बेस के ऊपर प्रोडक्शन होती है, मतलब इसमें क्या होता है, परचेजिंग पावर के बेस के ऊपर, यानी द एबिलिटी टू बाय गुड्स एंड सर्विसेज. So that is one has to have the money in the pocket to buy. जिसके जेब में पैसा है वो ही खरीद सकेगा प्रोडक्शन, जो भी गुड्स हैं वो ही खरीद पाएगा जिसके पॉकेट में पैसा होगा, जिसके पास परचेजिंग पावर होगी. So low cost housing for the poor is much needed but will not count as demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand. ठीक है, अब जिसके पास पैसा ही नहीं है वो चाहे जिस भी चीज की डिमांड कर ले, लेकिन उसकी वो डिमांड फुलफिल नहीं होगी, वो गुड्स नहीं बनाएंगे. उनको तो मेन क्या होता है, जिनके मतलब प्रॉफिट मोटिव है, तो जो जिनके पास पैसा होता है वो ज्यादा कॉस्टली चीजों की डिमांड करते हैं और उन्हीं चीजों की प्रोडक्शन होती है इस तरह के मार्केट के अंदर. सो एज अ रिजल्ट दिस कमोडिटी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड एज पर मार्केट फोर्सेस. So such a society didn't appeal to जवाहरलाल नेहरू. तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको इस तरह की जो मार्केट थी वो अपील नहीं करी. बिकॉज आवर फर्स्ट प्राइम जो जवाहरलाल नेहरू जी, दिस सो आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर
for it mean that the great majority of people of a country would be left behind without the chance to improve their quality of life. उनका तो ये मानना था कि अगर इस तरह की इकोनॉमी है तो ये वाली इकोनॉमी उनको क्यों नहीं अपील करी कि अगर ये इस तरह की इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाए तो हमारी कंट्री के जो ऑलमोस्ट पीपल हैं वो तो पुअर हैं, जो मेजोरिटी है वो पुअर पीपल की है, तो वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी जो इम्प्रूव करने की बारी का जो चांस है वो एक तरीके से ज्यादातर मेजोरिटी उन्हीं की है, तो वो पीछे रह जाता है। तो उनको ये जिस तरह की इकोनॉमी जो है वो उन्हें अपील नहीं करी। So capitalist economy means capitalist economy, yes students. So a capitalist economy is defined as one in which means of production are owned by the individuals and the individuals are free to take their economic decisions as guided by the principle of profit maximization. इनका मेन मोटिव ये थी कि इसमें गवर्नमेंट की यानी कि देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन एन इकोनॉमी। ओके, उनका सिर्फ गवर्नमेंट का एक ही काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना और अपनी कंट्री के लिए डिफेंस का काम करना। ओके, तो मतलब कि और इसके अलावा वो किसी भी जगह पे प्रोडक्शन में उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होती गवर्नमेंट की। सो इसकी जो अगर हम फीचर्स की बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, सो व्हाट आर द फीचर्स? सो देयर आर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Means of production are used in a manner such that the profit are maximized, and the role of the government is largely confined to the maintenance of law and order and defense of the country. ओके, सो इसकी जो मेरिट्स की अगर हम बात करें तो मेरिट्स में भी सेम चीज आ जाती है कि द मेरिट्स आर की और मेरिट्स ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट को ही प्रमोट कर रहा है ये, एंड प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। एंड अगर हम इस इकोनॉमी की डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स क्या होंगी कि जो कि दिस सिस्टम इज दैट इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सोसाइटी के जो कलेक्टिव इंटरेस्ट है उसको टोटली इग्नोर कर देता है, only those goods are produced which yield high profit. So accordingly production is directed to satisfy needs of the rich. इस इकोनॉमी के अंदर केवल जो अमीर लोग हैं ना उन्हीं की ही नीड्स फुलफिल होंगी, पुअर पीपल तो एक तरफ एक साइड में हो जाते हैं, पुअर सेक्शन। सो द पुअर पीपल सफर डेप्रिवेशन एंड देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ग्रोथ होती है इस इकोनॉमी में लेकिन किसके? विदाउट सोशल जस्टिस। इसके जो सबसे बड़ी डिमेरिट जो है वो यही है कि ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। ओके, and the second economy is socialist economy. So a socialist economy, a socialist society answer the three questions in a totally different manner. Three questions जो अभी बताए थे आपको, what to produce, how to produce and for whom to produce. Okay, so a socialist society answer the three questions in a totally different manners. So in a socialist society the government decides what goods are to be produced in accordance with the need of the society. ठीक है, नीड्स ऑफ द सोसाइटी यानी वो हमेशा वही चीजों की प्रोडक्शन करेगी जिसमें सोसाइटी की जिसको जरूरत है, सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्शन करेगी। सो इट इज एज्यूम दैट द गवर्नमेंट नोज व्हाट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ अ कंट्री and so the desires of individuals consumers are not given much importance. वहां किसी केवल एक अकेले व्यक्ति को किसी इंडिविजुअल को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। वहां जो भी काम होते हैं इस इकोनॉमी के अंदर वो कलेक्टिवली होते हैं, हर मतलब कि पूरी कंट्री के ऑलमोस्ट पीपल को बेनिफिट मिले, जो भी गवर्नमेंट काम करे वो इस तरह के काम करती है कि मोस्ट पीपल को मेजोरिटी के अंदर सबको बेनिफिट मिले इस इकोनॉमी के अंदर। सो द गवर्नमेंट डिसाइड्स how goods are to be produced and how they should be distributed, और वो कैसे करेगी? इन प्रिंसिपल द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर सोशलिज्म is supposed to be based on what people need and not on what they can afford to purchase. ओके, कि वो ये देखते हैं कि लोगों की क्या जरूरत है, ये नहीं देखते कि भाई वो कौन अफोर्ड कर सकता है खरीदने के लिए, क्या अफोर्ड। नो, अनलाइक अंडर कैपिटलिज्म, जबकि दूसरी तरफ इसके बिल्कुल उल्टा था, वहां पर ये देखा जाता था कि परचेजिंग पावर होनी चाहिए, अफोर्ड करने के लायक होने चाहिए वो लोग, तभी उस इकोनॉमी के अंदर वो चीजें खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अ सोशलिस्ट नेशन प्रोवाइड फ्री हेल्थ केयर टू ऑल इट्स सिटीजन।
So strictly a socialist society has no private property since everything is owned by the state. So in Cuba and China, for example, most of the economic activities are governed by the socialistic principles. Okay. So students, actually, in a socialist economy, what is socialist economy? So a socialist economy is the one in which there is a social or collective or public ownership of the means of production, and economic decisions are taken by some central authority, of the social of the some central authority of the government with the view to maximize social welfare. मेन ये चीज आ जाती है. ओके, किस तरीके से डिसीजन लेती है, और गवर्नमेंट का ही टोटली इसमें फुली कंट्रोल गवर्नमेंट का ही यहाँ पर रहता है. सो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या होंगी सोशलिस्ट इकोनॉमी की. सो अब तो आप सोशलिस्ट इकोनॉमी की फीचर्स आप खुद भी लिख सकते हैं, क्रैमिंग करने की जरूरत ही नहीं है. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन्ड बाय द सोसाइटी एज अ होल, और देयर इज अ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. ओके, मतलब जो भी रिसोर्स हैं इकोनॉमी के, उनके ऊपर पब्लिकली ओनरशिप होती है, सभी की ओनरशिप है उसके ऊपर. सो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड इन अ मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज. ओके, यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, यहाँ पर मेन मोटिव होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना. सो देयर इज अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, कैपिटलिस्ट में क्या था, गवर्नमेंट का कोई डायरेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उसका, वो जस्ट एक लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए था, या फिर डिफेंस काम करने के लिए था. लेकिन यहाँ पर जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में. सो द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट merely confined टू लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस. ओके, केवल इन्हीं लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस तक ही सीमित नहीं है उनका काम. ओके, उससे टोटली कंट्रोल जो होता है इस इकोनॉमी में गवर्नमेंट का होता है. सो मेरिट्स क्या हो गई. सो सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. इनकम में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इक्वालिटी बहुत जरूरी है. जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी में, हम कहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. अगर इनइक्वालिटी है, अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है इकोनॉमी में, तो वो इकोनॉमी क्या होगी, हमेशा टू सेक्शन में ही डिवाइड रहेगी, एक पुअर सेक्शन और एक रिचर सेक्शन. और वहां पर कभी भी जो है आप लोग जो है ना फुली डेवलप नहीं हो सकते उस इकोनॉमी में. सो सबसे पहले तो जरूरी है कि इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए. And growth process becomes inclusive and is based on the principle of social justice. वहां पर तो social justice था थी, पर without the social justice, जब यहाँ पर जो social justice के साथ होती है. ओके, सो व्हाट आर द डिमेरिट्स. सो डिमेरिट्स क्या होंगे इसके कि जीडीपी ग्रोथ रिमेन्स अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, हमेशा वेलफेयर के बारे में सोचेगा गवर्नमेंट, तो प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट वाले काम वो कम करता है. मतलब वो ये नहीं सोचता, कई बार वो ऐसा करता है कि वेलफेयर को सोचते हुए वो जो उसके पास एक्सपेंडिचर जो है ना, उसके रिवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं. मतलब इतने उसको रिवेन्यू नहीं होते जितना वो एक्सपेंडिचर कर देता है. ओके, तो उसकी जो प्रोसेस होती है ना ग्रोथ की, वो बड़ी स्लो होती है इस इकोनॉमी के अंदर. एंड दिस इज बिकॉज प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. So it is directed by the principle of equity and justice. So it is owing to this demerit that the erstwhile socialist economies like Soviet Union and China had to switch over to market economy from the controlled economy. Okay. Next is मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मिक्स्ड इकोनॉमी, यस, मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी है, जो दोनों का मिक्सचर है, किस, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का. यानी जो उनके अंदर जो भी उनके जो डिमेरिट्स थी उनको हटाकर, जो भी उनके मेरिट्स थी उनको अडॉप्ट करके एक इकोनॉमी को बनाई गई, दैट मिक्स्ड इकोनॉमी. सो मोस्ट इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज, एंड that is the government and the market together answer the three questions.
दोनों इकट्ठे मिलके इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर देती हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट इज प्रोड्यूस। In a mixed economy, the market will provide whatever goods and services it can produce well, and the government will provide essential goods and services which the market fails to do। ठीक है, जो गुड्स वो बनाने में जो वो फेल हो जाता है, जिन गुड्स को गुड्स एंड सर्विसेज को, जो असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है, अगर वो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड कराने में फेल हो जाता है तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट सेक्टर। तो यहाँ पर दोनों सेक्टर मिल्क जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, तो मिल्क कौन में क्या होगा, इसको प्राइवेट as well as public ownership of the means of production, and production decisions are governed largely by the principle of profit maximization but not without checks and balance of social justice। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं उनके साथ। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी आ गया और सोशल वेलफेयर, दोनों साथ में चलती हैं इसके अंदर। सो फीचर्स क्या हो जाती है इसके कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स एज वेल एज द गवर्नमेंट, एंड इन द प्राइवेट सेक्टर production decisions are governed by the principle of profit maximization, while in the public sector social welfare rules the rules। So both private and public sector play a significant role in the process of production। मेरिट्स भी सेम इसकी यही हो जाएंगी। एंड व्हाट यस, सो डिमेरिट्स क्या है इसकी? सो द प्रिंसिपल डिमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद करप्शन leading a low level of efficiency or productivity। So it is owing this demerit that the mixed economy are generally opting for privatization of public enterprises। ओके, सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर 3 इकोनॉमीज पढ़ी। हमने ये देखा कि हमारे पास 3 क्वेश्चंस आते हैं, अराइज होते हैं। हर एक इकोनॉमी के अंदर 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं, चाहे वो किसी भी कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्री के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और जो ये 3 हमने इकोनॉमीज देखी, फर्स्ट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी या फ्री इकोनॉमी, सेकंड सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके, एंड या सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन किस तरीके से इन तीनों प्रॉब्लम्स को, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक है प्लान्स का, यहाँ पर एक हमने करें अगर बात, व्हाट इज अ प्लान, एक प्लान क्या है। सो अ प्लान spells out how the resources of a nation should be put to use, and it should have some general goals as well as specific objectives which are to be achieved within a specific period of time। ओके, यानी हमारे कुछ एक तो जनरल गोल्स होते हैं और उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो है उनको अचीव हमें करना है। ठीक है, इस प्लान में प्लानिंग की जाती है जिसके अंदर इन सभी इन जनरल गोल्स और जितने भी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम एक स्पेसिफाइड पीरियड में हम उनको अचीव कैसे करें। सो इन इंडिया प्लान्स आर ऑफ 5 years ड्यूरेशन। सबको पता है कि 5 ईयर प्लान्स जो हैं 1951 से स्टार्ट किए गए थे। सो हमने यहाँ पर क्या था, इंडिया के अंदर 5 इयर्स ड्यूरेशन के प्लान बनाए गए एंड आर कॉल्ड 5 ईयर प्लान। उनको क्या कहा जाता है? 5 ईयर प्लान्स। एंड वी बोरोड दिस फ्रॉम द, ये जो हमने ये जो प्लान है 5 ईयर प्लान, ये हमने कहाँ से बोरो किए? फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड पॉइनर इन नेशनल प्लानिंग। ये सबसे पहला नेशनल प्लानिंग में सबसे पहला था ये सोवियत यूनियन जिसने इस तरीके के प्लान अपने यहाँ पर बनाए थे। तो हमने वहां से इनको बोरो किया और आर प्लान डॉक्यूमेंट्स, जो हमारे प्लान डॉक्यूमेंट्स है, नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव्स to be attained in 5 years of a plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years। जो हम जो एक हमारा जो प्लान डॉक्यूमेंट होता है उसमें हम केवल जो है ना सिर्फ एक जो 5 years के जो हम प्लान है उसमें हमारे जो भी स्पेसिफिक जो भी ऑब्जेक्टिव्स है सिर्फ उनको ही हम लोगों ने अचीव नहीं है करना है, उसको सिर्फ उनके बारे में नहीं बताता, बट ये साथ ही साथ मतलब कि एक
20 ईयर मतलब कि पूरा एक लॉन्ग पीरियड के अंदर, यानी मान लो 20 इयर्स के पीरियड में हम क्या अचीव करते हैं, वो भी इस प्लान डॉक्यूमेंट में है. सो दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान. ठीक है, ये एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है. ये जो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पर्सपेक्टिव प्लान. PERSPECTIV, पर्सपेक्टिव प्लान. ठीक है, जो सो द 5 ईयर प्लान्स आर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द प्रोस्पेक्टिव प्लान. एक तरीके से ये बेस देता है. 5 ईयर प्लान जो है, जो हमारे ये पर्सपेक्टिव प्लान होते हैं, लॉन्ग पीरियड गोल्स जो होते हैं ना, इनको एक तरीके का बेस देता है. तो ये चीज आप एक याद रखना कि हम अभी आगे करेंगे हम लोग कि हमने दो गोल्स हमारे, एक तो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं और एक शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं. ठीक है, हम आगे डिस्कस करना है हमें उन्हें. तो लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स. जो शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं बनाए जाते, एक स्पेसिफिक किसी ना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए. जैसे हमारे 5 ईयर प्लान है. सो एक 5 ईयर प्लान के अंदर, जैसे मान लो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, हमने उसके अंदर ये डिसाइड किया कि हम एग्रो को डेवलप करेंगे. तो उस उन 500 में जो हमने मेन एक जो स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमें डेवलप करने के लिए हमने वो 5 ईयर प्लान बनाया, तो वो हमारा क्या था, शॉर्ट पीरियड. ठीक है, शॉर्ट पीरियड गोल्स था हमारा. ऐसे ही जैसे हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने फिर सोचा कि हम इंडस्ट्री के अंदर जो है, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो इंडस्ट्रीज को डेवलप करना रहेगा सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर. तो इस तरीके से हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर क्या किए गए कुछ ना कुछ जो है अलग अलग गोल्स, अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखे गए, स्पेसिफिक जो है वो रखा गया. तो ये हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं. लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या है कि जो मतलब कि हमें लॉन्ग टर्म्स के अंदर हमें क्या करना है, मतलब इन एक तरीके से जो हमारा मेन, जैसे हम ये कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, हमें अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना है. तो उसके लिए हमें क्या क्या इन शॉर्ट पीरियड में हमें क्या क्या प्लान बनाने हैं. तो हमारा वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ करना या इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, उसके लिए पूरा मतलब वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लॉन्ग पीरियड गोल्स हो जाते हैं. ठीक है, तो एक तरीके से जो ये शॉर्ट पीरियड प्लान होते हैं, जो 5 ईयर के प्लान, ये बेस होते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को, उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए. ये हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड प्लान्स बनाते हैं हम. ओके, तो हम आगे जो है लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स को हम डिस्कस करेंगे आगे. सो the 5 ईयर plans are supposed to provide the basis for the prospective plan. So it will be unrealistic to expect all the goals of a plan to be given equal importance in all the plans. ओके कि सभी प्लान, सभी जितने भी प्लान्स हैं उन सभी प्लान्स में हर एक प्लान, जो भी एक प्लान का गोल है, मतलब हर किसी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए, तो एक अनरियलिस्टिक होगा. सो इन फैक्ट द गोल्स में एक्चुअली बी इन कॉन्फ्लिक्ट. विवाद भी हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं गोल्स के बीच में एक्चुअली. फॉर एग्जांपल द गोल्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी. मान लो हमारा एक गोल है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए. सो ये कन्फ्लिक्ट हो सकता है यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे बी इन कन्फ्लिक्ट विद द गोल ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट. अगर मान लो हमारे यहाँ पर क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है और हमें एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, हमारा मेन एम है एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना, और अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का गोल बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकती है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं. क्योंकि इफ द टेक्नोलॉजी रिड्यूसेस द नीड फॉर लेबर, अगर नई टेक्नोलॉजी आ गई तो वो लेबर की नीड को कम कर देगी. तो जो हमारे एम्प्लॉयमेंट को हमने बढ़ाना है, जो ये गोल है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, तो वो कैसे फुलफिल होगा, अगर हम टेक्नोलॉजी को मॉडर्न कर दे और हम मशीनों से काम करने लग जाए, तो ये वाला गोल हमारा रह जाता है. सो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे. तो द प्लानर्स हैव टू बैलेंस द गोल्स. जितने प्लानर्स हैं उनको बैलेंस बना के रखना पड़ता है गोल्स के में. और ये एक इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब. So we find different goals being emphasized in different plans in India. तो इसीलिए हमें जितने आपको अभी मैंने बताया, जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसके अंदर हमारा मेन एम था एग्रीकल्चर को डेवलप करना.
ठीक है। सेकंड 5 ईयर प्लान आया, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमने जो हमारा एम क्या हुआ कि हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे। जब हमने थर्ड प्लान बनाया तो हमने वहां पर बनाया कि हम जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी लाएंगे, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करेंगे। तो हर एक जो शॉर्ट पीरियड प्लान होते हैं उसमें अलग अलग गोल्स जो हैं वो रखे जाते हैं। ओके, so our 5 year plans do not spell out how much of each and every good and services is to be produced. ठीक है, सो दिस इज नीदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। ना तो ये पॉसिबल है बताना कि हर एक के बारे में बताया जाए और ना ही जरूरत है। और हालांकि जो जो ये सोवियत यूनियन थे, फॉर्मर सोवियत यूनियन था, उन्होंने ट्राई किया था इस चीज को करने का, बट वो क्या हो गए थे, इसमें फेल हो गए थे। सो इट इज एनफ if the plan is specific about the sectors where it play a commanding role, for instance power generation and irrigation, while leaving the rest to the market. ओके, तो हम लोग हर एक एक गुड एंड सर्विसेज के बारे में नहीं बता सकते। हाँ, हम एक ये बता सकते हैं कि हम कहाँ पर जो है लीड कर रहे हैं, ठीक है, हम तो किस जगह पर कितना काम कर रहे हैं, तो वो चीजें चल जाएंगे। लेकिन हम अलग अलग चीजों को बारे में, एक एक गुड के बारे में, सर्विसेज के बारे में जरूरी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है बताना। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होंगे, ठीक है, और शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा इसी चीज के ऊपर डिस्कस